अगर तुम आजीवन सुखी रहना चाहती हो तो अपनी ससुराल वालों, खासकर अपनी नंदों और देवरों से दूर बनाए रखो। मैं उन्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था कि वह एक नंबर के कंजूस व मक्खी चूस किस्म के लोग हैं। यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो वह हरामखोर निढल्ले एक दिन तुम्हारे सीने पर मूंग दलेंगे। इतना ही नहीं, वह दरिद्रजन तुम्हारा सारा हक भी मार लेंगे। तुम्हारे कंजूस पति की बेवकूफ़ी व वह पूरा फायदा उठाएंगे। राजेश ने अपनी नवब्याहता बहन को समझाने और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मन में जहर की पहली डोज डालने की कोशिश की। उसने फिर कहा, तुम्हें गलती से हमने ऐसे परिवार में ब्याह दिया है जहाँ एक भाई काम करता है, बाकी तो उन पर हाथ फेरते हुए बस ढेर शेर खाते हैं। तेजेंद्र के सिवा तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। माँ पहले ही मर चुकी है और बाप रिटायर हो चुका है, जिसका घर से कुछ, जबकि बड़ा भाई अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ मस्त है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, यह परिवार कई प्रकार से कमज़ोर है और तुम इस कमज़ोरी का खूब फायदा उठा सकती हो। आखिर पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम अपनी अकल का थोड़ा तो इस्तेमाल करो और इस परिवार का बेड़ा गर्क करो। नाम तो उसका ज्योति था, पर सब उसे जुगनी ही कहते थे। जुगनी भौहें चढ़ाती हुई मुस्कुरा उठी, भैया मैं अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। इन 7 दिनों में ही सब कुछ देख चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है यह भी तय कर चुकी हूँ कि देखना, मैं ससुराल में इतनी स्वादिष्ट रचूंगी और इतनी तिकड़म आजमाऊंगी कि तेजेंद्र खुद ब खुद उनसे दूरी बनाकर रहने लगेगा। तेजेंद्र तो मेरी तरेरती निगाहों के आगे कठपुतली की तरह नाचता फिरेगा। और हाँ, ससुरालियों के मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरूंगी कि वह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। राजेश बहन के इस अंदाज में सेघी बघारने पर फक्र करते हुए आश्चर्य से भर उठा। ससुराल में कदम रखते ही तुम्हारी छठी इंद्रियां काम करने लगी हैं। पहले तो तुम गधी थी, तो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति कम अक्ल और लकीर का फकीर है। थोड़ा बहुत साहित्य क्या लिख लेता है। वह खुद को तुलसीदास और शेक्सपियर समझने लगा है, पर वह है पूरा डपोर संग। खुद को भौतिकवाद से दूर रखने का पाखंड खूब कर लेता है। दरअसल तुम्हारे सारे ससुराल वाले कंजूस और लीचड़ हैं। तुम्हारा तेजेंद्र भी दांत से पैसा दबाए रखता है। ऐसे लोग कूप मंडूक होते हैं और उन्हें विरासत, परंपरा, तहजीब जैसी गैर जरूरी बातों से ज़्यादा लगाव होता है। उसे समझाना होगा कि अब उसका अपना परिवार है और इसी के लिए जीना व मरना है। माँ बाप और भाई बहन के लिए ज़िंदगी तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। वह कमीने तो उसकी शादी के बाद से ही पराये हो गए हैं। अब उसके अपने हैं तो केवल हम ससुराल वाले। जुगनी उसकी हर बात पर ध्यान देती हुई संजीदा होती जा रही थी। बेशक ससुराल में कदम रखते ही नई बहू के तेवर तीखे हो गए। अभी हफ्ता भर ही तो हुआ है जुगनू और तेजेंद्र की शादी हुई। तेजेंद्र के भाई बहनों ने उसकी शादी में बड़े उत्साह से सभी कामों को अंजाम दिया था और नए रिश्तेदारों के साथ वह बड़ी गंभीरता व शालीनता से पेश भी आ रहे थे। बहनों में बड़ी नंदनी तो इतनी खुश थी कि वह पंख उग आए गौरैये के चूजे की भांति घर से बाहर तक फुदकती फिर रहती थी और जो भी मिलता उससे कहती जा रही थी कि अब घर में माँ के बाद उनकी कमी को मेरी दूसरी भाभी पूरी करेगी। हम सब उन्हें भाभी नहीं भाभी माँ कहकर पुकारेंगे।
इतने मिलजुल कर और प्यार से रहेंगे कि अपने मतलबी रिश्तेदारों और जिगरी दोस्त के मन में भी हमारे लिए बेहद ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसने तेजेंद्र से कहा, भैया अभी भाभी को मुंबई मत ले जाना, जब महीने भर बाद अगली बार आना तो ले जाना। अभी तो हमें इनसे से दिल मिलकर मेल जोल बढ़ाना है। पर जुगनू को नंदनी का प्रस्ताव बिल्कुल अटपटा सा लगा। उसने तुरंत तेजेंद्र को बेडरूम में ले जाकर समझाया, अभी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। क्या हम हनीमून पर नहीं चलेंगे? अगर हनीमून पर नहीं जाना है तो मुझे मुंबई अपने साथ ले चलो, वरना मुझे कुछ समय के लिए मायके में ही छोड़ दो। जब दोबारा मुंबई से आना तो मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन मेरा निर्णय कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहने वाली। तेजेंद्र चिंता में पड़ गया। उसे जुगनी का स्वभाव एकदम अटपटा सा लग रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि अभी जुगनी को ऐसा नाखुश करना उचित नहीं होगा, सो उसने नंदनी को समझाया कि वह भी जुगनी को यहाँ रुकने के लिए ना कहे, और वह मान भी गई। पर जुगनी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि तेजेंद्र तो बड़ी सहजता से उसकी बात मान लेता है। बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों के बीच मुझे अहमियत तो देता है। गोबर गणेश कहीं का। उसके बाद वह मुंबई के लिए अपनी अटैचियाँ व जरूरी सामान पैक करने लगी। विवाह के समय मायके से जो उपहार मिले थे, जब तेजेंद्र उन्हें घर पर ही छोड़कर जुगनी के साथ मुंबई जाने को तैयार होने लगा तो वह एकदम से बौखला उठी। तेजेंद्र, यह तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मेरे घर वाले ने इतने ढेर सारा दान दहेज गिफ्ट वगैरह तुम्हारे निढल्ले भाई बहनों को ऐश करने के लिए दिए हैं? कम से कम टीवी, फ्रिज और बेड तो अपने साथ ले चलो। तेजेंद्र ने जुगनी से अचानक ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी, लिहाज उसने ठंडे दिमाग से उसे समझाया, जुगनी मुझे तुम मिल गई, यह मेरे लिए बहुत कुछ है। सामान को तो गोली मारो। बहरहाल इतना ढेर सारा सामान लाद कर हम मुंबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इन्हें यहीं छोड़ दो, वहाँ हम अपने बलबूते पर सेटल होंगे और ये सारे सामान खुद खरीदेंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी अच्छी तनख्वाह है, इनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के सामान वहाँ किस्तों में खरीद लेंगे। जुगनी इतराने लगी, अच्छा क्या मेरे मायके से आए सामान एवं क्वालिटी के नहीं है? तेजेंद्र समझ गया कि जुगनी और उसके परिवार वाले दुनियादारी व सामान के पीछे जान भी दे सकते हैं। छोटे शहरों के लोगों में विलासिता के साजो सामान खरीदने की ललक तीव्र होती है। उसे एहसास हो गया कि जुगनी के मन में क्या चल रहा है। वह समझ गया कि जुगनी के लिए मानवीय रिश्तों की कोई खास अहमियत नहीं है। उस पल तेजेंद्र के चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़कर जुगनी को लगा कि अभी उसे ऐसा आइडियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। वह कोई तरकीब सोचने लगी ताकि उस पर कोई दोष भी ना आए और उसके मन ही मुराद भी पूरी हो जाए, यानी उसके मायके का सारा सामान और उपहार उसके कब्जे में आ जाए। उसने एकांत में जाकर के झट मायके अपनी माँ को फ़ोन लगाया तथा उन्हें सारी बात से अवगत कराया और मुंबई खाना होने से पहले उन्हें और बाबूजी को मिलने जुलने से के बहाने फ़ोन पर ही ठीक एक दिन पहले बुला लिया। अम्मा ने आते ही कमर कस ली, जुगनी तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, देखो मैं किस तरह से सारा दान दहेज तुम्हारे साथ मुंबई भिजवाती हूँ। एक तो इन लीचड़ ससुरालियों ने दहेज की सारी रकम ऐंठ ली, दूसरे अब वह सारा दान दहेज और गिफ्ट भी हजम कर लेना चाहते हैं। अम्मा ने बाबूजी को पटाने शुरू कर दिया। अजी सुनते हो, अब कान में रुई डालकर सोना बंद करो। देखो तुम्हारी गांठें पसीने की कमाई पर गैरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है।
बाबूजी के कान खड़े हो गए। वह कैसे? वह ऐसे कि जुगनी की शादी में जो सामान तुमने इतने जतन करके दिए हैं, तेजेंद्र उन्हें अपने भाई बहनों को सौंप कर खाली हाथ ही मुंबई जा रहा है। अब भला मेरी बिटिया टीवी फ्रिज के बगैर एक पल को भी कैसे रह पाएगी? तेजेंद्र तो रोज ड्यूटी बजाने ऑफिस को चला जाया करेगा, जबकि मेरी गुड़िया घर में अकेली दीवारों पर रेंगती छिपकलियां देखकर ही सारा समय काटेगी। तेजेंद्र के भाई बहन दहेज के सामान पर जोक की तरह चिपके हुए हैं। उसने तो दहेज में मिला स्कूटर पहले ही अपने भाई प्रेमेंद्र के हवाले कर दिया है। बाबूजी अपनी पत्नी के बकवाए में आने से पहले थोड़ी बहुत जो समझदारी दिखा सकते हैं, वह उससे बातें करने के बाद पल भर में उड़नछू हो जाती है। उन्होंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, अभी कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा मत करो, क्योंकि अभी शादी को हफ्ता भर ही तो हुआ है। अगर मैं तेजेंद्र के पापा से इस बारे में कुछ कहूँगा तो यह अच्छा लगेगा क्या? आखिर यह तुम्हारा घर नहीं, बिटिया का ससुराल है। अम्मा तुनक उठी। अजी ऐसा अच्छा भला सोचने लगोगे तो ससुराल में तुम्हारी बिटिया का जीना दुश्वार हो जाएगा। कल को ये लोग उसका गला भी घोट सकते हैं। तेजेंद्र के घरवाले कितने कमीने हैं, इस बात का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। उनके हौसले को बढ़ने से पहले ही तोड़ना होगा। सांप के फन उठने से पहले ही उसे कुचल देना होगा, वरना एक दिन तुम्हारी बेटी को चिथड़ा पहनाकर वापस मायके भेज दिया जाएगा। तलाक तक की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि वह उसे जिंदा फूंकने का दुशासन भी करे। हाँ, उसके शब्द सुनकर तो बाबूजी ऐसे चिहुक उठे जैसे किसी पहाड़ी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। वह अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें जुगनी के ससुराल वाले के खिलाफ बहका रही है। उन्होंने माँ बेटी दोनों को दुनिया भर के चमचमाते सामान के पीछे पागल होते पहले भी देख रहा है, पर उन्हें यकीन है कि जुगनी की अम्मा ने जो मन में ठान लिया है वह उसे पूरा करके ही दम लेगी, और अगर उन्होंने उसके मन मुताबिक नहीं किया तो वह उन्हें चैन से जीने ना देंगी। खाना पीना सोना सब हराम हो जाएगा। वह उधेड़ बुन में खो गए। चलो तेजेंद्र के पापा से बात कर ही लेते हैं, भले ही उन्हें और उनके परिवारजनों के गले से मेरी बातें नीचे ना उतरे, पर उन्हें तो मानना ही होगा कि वह दहेज का सारा सामान तेजेंद्र के साथ खाना कर दे, वरना जुगनी की अम्मा उनकी जान खा जाएगी। उनके परिवार वाले को बुरा लगता है तो लगने दो, जुगनी को भी इस दो कौड़ी की ससुराल में कहाँ रहना है। उसे तो मुंबई महानगर में अपनी जिंदगी गुजारनी है। तेजेंद्र के साथ बाबूजी का मन अभी भी हिचक रहा था। रात को अम्मा ने उन्हें गहरी नींद से जगाकर फिर उन पर दबाव बनाया। पाँव फटते ही तेजेंद्र के बड़े बुजुर्गों से बात कर लेना, क्योंकि कल शाम ही ट्रेन से जुगनी और तेजेंद्र को मुंबई के लिए कूच करना है। सो सुबह जब बाबूजी उठे तो वह हिम्मत बटोर कर चाय की चुस्कियां लेते हुए तेजेंद्र के पापा के मुताबिक बात हुई। भाई साहब, अब आपका बेटा तेजेंद्र घर वाला गृहस्थ बन गया है। मुंबई में अपनी बीबी के साथ रहेगा। उसके यहाँ यार दोस्तों का आना जाना होगा। इस बार अपनी दुल्हन लेकर पहुँचने पर वह उनसे पूछेंगे कि तेजेंद्र ससुराल से तुम्हें क्या मिला है। तब तेजेंद्र उनसे क्या कहेगा कि दहेज तो बाप के घर छोड़ आया हूँ, बस बीबी लेकर आया हूँ। वह तो समझेंगे ही कि बिटिया का बाप तो कंगाल, जिसने उसे एक ढेला भी नहीं दिया, मुफ्त में अपनी बेटी उसके गले मढ़ दिया। सच यह सोचकर मेरा दिल शर्म से डूबा जा रहा है। बेटी के बाप की तो नाक ही कट जाएगी। सो मेरी आपसे विनती है कि
तेजेंद्र को अपने साथ कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह ले जाने की इजाज़त ज़रूर दे दीजिए, जिन्हें वह अपने मोहल्ले वाले और दोस्तों को दिखा सके कि हाँ, किसी फटीचर खानदान में उसकी शादी नहीं हुई है। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात को इतने सलीके से पेश किया था कि तेजेंद्र के पापा से प्रतिक्रिया में कुछ भी कहते नहीं बना। वह हकला उठे, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वहां उपस्थित तेजेंद्र का छोटा भाई प्रेमेंद्र भी बोल उठा, हाँ हाँ, अगर भाई साहब ये सामान खुद ले जाने में सक्षम हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो सोच रहे थे कि भाभी जी का सामान हम खुद धीरे धीरे मुंबई पहुंचा देंगे, इसी बहाने मुंबई भी आना जाना बना रहेगा। जुगनी ने सोचा, अगर दहेज का सामान अभी हमारे साथ चला जाएगा तो इन कमीनों द्वारा फजूल में मुंबई आकर मेरे दिमाग खराब करने से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस वक्त बाबूजी अम्मा का मुंह ताकने लगे, जैसे कि कह रहे हो कि तुम तो कह रही थी कि दहेज का सारा सामान तेजेंद्र के घर वाले हड़पना चाहते हैं, जबकि वह सभी सारे सामान को तेजेंद्र के साथ सहर्ष भेजने को तैयार हैं।